अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ पाथ लॉस के ऊपर एक नई वीडियो के साथ काफ़ी पुराना काफ़ी लोगों से एक तरह का वादा किया हुआ था कि जी स्पेस डाइवर्सिटी यानी एसटी प्लानिंग के ऊपर भी मैं एक जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जब मैं उस पे बनाने की तरफ बैठा, जब मैंने एक पिछली वीडियो भी जो मैंने मल्टीपाथ के ऊपर एक डाली थी जिसमें मैं एसटी की तरफ तो नहीं गया, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये कोई बहुत छोटा टॉपिक नहीं है। ख़ास तौर पे जब आप एक वीडियो बना रहे होते हैं और आप कोशिश ये करते हैं कि वो वीडियो आप बनाएँ सबके लिए, यानी किसी स्पेसिफ़िक आदमी या किसी स्पेसिफ़िक किसी सवाल के जवाब में तो वीडियो बनी नहीं होती कि आप उस वीडियो में उस सवाल का जवाब दे दें। तो कोशिश फिर मेरी ये होती है कि मैं उस वीडियो में मेरी तरफ से जितनी टिप्स आपको दे सकूँ, जो कुछ बता सकूँ कि जब आप ये काम कर रहे हैं तो उस काम के दौरान क्या-क्या हो सकता है। तो उसमें होता ये है कि वो फिर आप बात से बात निकलती चली जाती है, क्योंकि फिर पाथ लॉस जो है वो वैसे तो आधे घंटे में इसको चलाना सिखाया जा सकता है कि जी पाथ लॉस कैसे चल रहा है। लेकिन हर चीज़ में फिर ऑप्शंस के ऊपर फिर ऑप्शंस, हर ऑप्शन की एक डिटेल होती है, उस डिटेल में आप चले जाएँ। जब बाद लोग मुझे कमेंट करते हैं और अपने अपने फीडबैक देते हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन वो उससे यही वो होता है कि जैसे मसलन मैंने अगर एक वीडियो बनाई है, तो मैं उस वीडियो में हर चीज़ नहीं डाल सकता हूँ। एक तो उससे वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें मैं एक 6 घंटे की वीडियो बना के और मैं स्पेस डाइवर्सिटी के लिहाज़ से उसमें हर चीज़ डालने की कोशिश करूँ, तो वो अगला आदमी उस 6 घंटे की वीडियो को ग्रैब कैसे करेगा? मसलन वो उसको पूरा एक वक़्त में देख भी नहीं सकेगा, वो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हासिल कर सकेगा। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ सुनने वाली भी नहीं है कि चलें आप सिर्फ़ सुन लें, मसलन ये कोई पॉडकास्ट टाइप की चीज़ नहीं है, यानी ये इसमें तो आपको देखना होगा, थोड़ा-सा इसके साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा मसलन, यानी तो इसलिए भी मैं नहीं चाहता कि ये 1 घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाए, और कोशिश मैं ये करता हूँ कि ये 1 घंटे से काफ़ी छोटी हो। यानी मैं शुरू में तो ये कोशिश की थी कि मेरी कोई वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन बहरहाल ये टॉपिक 10 मिनट वाले नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि जी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन एक ये है कि हाँ, मैं साथ ये भी चाहता हूँ कि मैं दौरान वीडियो आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स देता रहूँ, ताकि आप जितनी भी वीडियो देखें, जितना भी आप उसको सुनें, उस दौरान आपको कोई न कोई फ़ायदेमंद चीज़ हासिल हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा-सा इसको मैं भी लंबा खींचता भी हूँ, क्योंकि जब इसमें आप ज़्यादा चीज़ें डालेंगे और ज़्यादा बातें बताएँगे, तो वो सादा-सी बात है कि वीडियो का टाइम जो है वो उसी लिहाज़ से बढ़ता चला जाएगा। तो अच्छा, दूसरा ये कि मैं थोड़ा-सा पूरी कोशिश में हूँ कि थोड़ा-सा लोग जो हैं वो इंटरैक्ट करें। अभी तक वो कोशिश कामयाब तो ख़ैर नहीं हो रही है, लेकिन एक कोशिश है मेरी तरफ से, मैं मुसलसल लगा हुआ हूँ। मैं इसीलिए इसको हर फ़ोरम पे डालता रहता हूँ, थोड़ा-सा मार्केट करता रहता हूँ, क्योंकि अगर हम इन वीडियोज़ के ऊपर एक इंटरैक्शन शुरू करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो मैं अगली वीडियोज़ बनाऊँगा, तो उसमें काफ़ी सारे यूज़र्स का फ़ीडबैक भी शामिल होगा। तो मतलब किसी को अगर उसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या किसी का किसी चीज़ के बारे में कुछ और आइडिया है। अच्छा, मैं कभी भी ये क्लेम ना तो करता हूँ, ना मैं इंशाल्लाह ये क्लेम कभी करूँगा कि मैं कोई इसके ऊपर कोई बहुत ही बड़ी, इतनी बड़ी अथॉरिटी हूँ कि मेरे आगे कोई बात भी नहीं कर सकता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग माशाल्लाह मार्केट में बैठे हैं जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया है। तो मेरी तो कोशिश भी यही होती है कि मैं किसी तरह से ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करूँ। यानी तो मेरा शुरू से ये था, जो मैंने एक वेबसाइट भी बनाई, उसको भी मैंने थोड़ा-सा मार्केट करने की कोशिश की। उसके पीछे भी वजह यही थी कि जो लोग चीज़ों को जानते हैं, वो लोग थोड़ा-सा एक्टिव हों और वो बाकी लोगों की मदद करें जो कि मार्केट में बैठे हैं। तो काफ़ी आपका वक़्त भी मैं उतना ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहता कि हम थोड़ा-सा चीज़ों की तरफ आएँ। अच्छा, एक बात ये कि वो भी मैंने बहुत दफ़ा बोली है कि अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफ़िक किसी लिंक पे कोई इश्यू आ रहा है, तो फिर बेहतर ये है कि वो कोऑर्डिनेट्स वग़ैरह अगर मेरे साथ शेयर करते हैं, उसकी कोई डिटेल शेयर करते हैं कि आपको मैक्सिमम कितनी एंटीना हाइट, मिनिमम कितनी एंटीना हाइट अलाउ है, तो ताकि मैं फिर उसी लिहाज़ से एक वीडियो बनाऊँ, ताकि कम से कम कुछ लोगों को उसका फ़ायदा हो।
अभी मैंने जस्ट फॉर नो रीज़न यानी बिल्कुल ऐसे भी सऊदी अरब के 2 कोऑर्डिनेट्स लिए मैं, और ये कोऑर्डिनेट्स भी मैंने बिल्कुल रैंडम उठाए हैं, यानी मैंने कोई ख़ास कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए, मैंने वैसे ही रैंडम कोऑर्डिनेट उठा के इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना दी है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने कोई कोऑर्डिनेट्स शेयर करेगा तो फिर ये होगा कि चले हम उसके कोऑर्डिनेट्स को एज़ अ एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, तो कम से कम एक उसका मसला जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा और इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो अभी बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, हम अपने मेन इश्यू की तरफ आते हैं। तो ये हमारा लिंक है। ये लिंक आप देख रहे हैं, ये एक आम सा लिंक है, ठीक है। इसमें कुछ पीक्स हैं इधर-उधर। तो इस तरह का टेरेन जो है वो एक नॉर्मल सा टेरेन जो है वो ट्रांसमिशन के लिए इतना बुरा नहीं होता है, ठीक होता है। हाँ, ये पीक्स बहुत ऊँची ना हो, आपका लाइन ऑफ साइट जो है वो ये साइट चूँकि ज़रा ऊँची है तो इसलिए गुज़ारा आपका हो जाएगा। एंटीना हाइट्स पे चले जाते हैं। मेन एंटीना मैंने 50 मीटर के ऊपर ही फिक्स किया है इस एग्ज़ाम्पल में, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसको 50 पे इसलिए फिक्स किया ताकि मैं डाइवर्सिटी एंटीना को ज़रा नीचे लेके जा सकूँ। डाइवर्सिटी एंटीना को अगर मैं मेन एंटीना को बिल्कुल 40 या 30 पे रख दूँ तो डाइवर्सिटी एंटीना को हमें 15-20 पे लाना पड़ेगा। हमें पता है कि 15-20 जो होता है वो फिज़िकली पॉसिबल नहीं होता है। 15-20 मीटर के ऊपर आप को कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल सकती है। तो इसलिए मैंने ये एक जनरल यानी अपनी तरफ से रखा है कि जी मेन एंटीना जो है वो 50 मीटर पे रखें। तो ठीक है जी, 50 मीटर पे हमारे एंटीने हैं। मल्टीपाथ रिफ्लेक्शन में हम चले जाते हैं। डिफाइन प्लेन हमने ये किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं इस चीज़ों की वीडियोस भी छोटी-छोटी बना के आप लोगों को डालूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि ये मसलन डिफाइन प्लेन होता क्या है, मसलन प्लेन हमने डिफाइन किया, प्लेन डिफाइन करने का फ़ायदा क्या है, या ज़रूरत क्या है। ज़रूरत चलो मैं आपको भी बता देता हूँ कि हम इस वक़्त जो है जो एसटी प्लान कर रहे हैं, वो एसटी प्लान करने का जो पाथ लॉस का जो ज़्यादा मशहूर तरीक़ा है, इसको रिफ्लेक्टिव प्लेन के ज़रिए कहते हैं। अच्छा, ये मेरे पिछले उससे आए हुए हैं, इनको मैं एक मिनट निकाल लूँ ताकि ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव प्लेन का तरीक़ा जो है रिफ्लेक्शन एनालिसिस यूजिंग रिफ्लेक्टिव प्लेन, ये एक सबसे कॉमन तरीक़ा है, ये सबसे ज़्यादा यूजेबल तरीक़ा है जिससे पाथ लॉस में स्पेस डाइवर्सिटी लिंक प्लान किए जाते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्पेस डाइवर्सिटी प्लानिंग का एक डब्बा भी दिया हुआ है। ये डब्बा अभी ग्रे हुआ हुआ है। तो ये क्यों ग्रे हुआ हुआ है ये अभी मैं बताता हूँ। उस दौरान आप भी सोचें कि ये क्यों ग्रे हुआ हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको इस मॉड्यूलस विंडो के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सिर्फ ये काम नहीं करती है, यानी मसलन इसमें हम और भी क्या-क्या कर सकते हैं या हम उसको कैसे-कैसे देख सकते हैं। तो एक इसमें जो वेरिएबल पैरामीटर जिसके ऊपर हम इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, मेरी जो पिछली वीडियो थी वो भी एक तरह से एसटी पर ही थी। मैंने उसमें एसटी को डाला नहीं था क्योंकि मैंने मल्टीपाथ के ऊपर ही रखी थी। तो उसमें हम एनालिसिस कर रहे थे रे ट्रेसिंग के ऊपर, जिसमें आपको अगर मेरी पिछली वीडियो याद हो तो जिसमें एक एंटीना से बहुत सारी रेज़ निकलती हैं, फिर ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके अगली को लगती हैं, फिर हम हाइट गेन को जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो वो भी एक तरीक़ा है असल में। मैं उस तरीक़े के ऊपर फिर अगली वीडियो बनाऊँगा। एसडी की तरफ जाने के लिए ये दोनों तरीक़े हैं। सबसे ज़्यादा बेहतर ये होता है अगर आपने एक बहुत अच्छा हाइट कैलकुलेट करनी हो, ऑप्टिमाइज़ करनी हो, तो आप उनको दोनों तरीक़ों पे देखें कि दोनों तरीक़ों में कोई यानी बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। बहुत बड़ा फ़र्क होगा नहीं। जो एक अच्छा नंबर यहाँ से मिलेगा तकरीबन वही अच्छा नंबर आपको वहाँ पे भी मिलेगा। लेकिन बेहतर ये होता है कि उसकी बहुत माइनर एडजस्टमेंट करने के लिए आप उनको दोनों तरीक़ों से देख लें, यानी एक रिफ्लेक्टिव प्लेन का तरीक़ा है और एक रे ट्रेसिंग का तरीक़ा है। तो दोनों तरीक़ों से बहरहाल हमारे पास आखिरी में जो चीज़ आती है वो तकरीबन एक जैसी ही आती है कि हमने जो है वो क्या एंटीना हाइट्स रखनी है ऑप्टिमाइज़ करके, इसके ऊपर मल्टीपाथ रिफ्लेक्शन जो है वो कम से कम हो।
ये तरीका जो है ये थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है देखने में, ज़रा आसान भी है समझने में। तो अच्छा, इसमें हम के फैक्टर को चेंज करके और उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। जबकि जो रे ट्रेसिंग है उसमें हाइट्स को चेंज करके और उन हाइट्स के ऊपर जो है वो देखा जाता है कि किस तरह से जो वेव्स हैं वो कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रक्ट होके आपस में मिलती हैं। तो थोड़ा-सा इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन ख़ैर जब मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें भी मैं थोड़ा-सा इसको और ऐड कर दूँगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप स्पेसिफिकली प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो और आप अच्छा, जो एक चीज़ मैं बार-बार बताता हूँ, जब अपनी टिप्स देते हैं, तो ये वीडियो लंबी भी हो जाती है कि हर लिंक के ऊपर सेम अमाउंट की मेहनत नहीं की जाती है, यानी तो इसलिए ये भी थोड़ा-सा देख लें कि अगर आपके कोई लिंक है, उस लिंक के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा, फ़र्ज़ कर लें एक टेल का लिंक है, उस लिंक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ही नहीं है। उस लिंक के ऊपर आप जो है वो 4-5 घंटे लगा दें और वो लिंक आप बड़ा इम्प्रूव कर दें। उसके मुकाबले में, क्योंकि आजकल मसला क्या है कि नेटवर्क में लोग कम होते हैं, काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने नेटवर्क के पेन पॉइंट्स, ऐसे लिंक्स ढूँढें जिन पे मसले आ रहे हैं, फिर उन लिंक्स की प्लानिंग को इम्प्रूव करें। हाँ, अगर आप कोई ग्रीनफ़ील्ड नेटवर्क डिप्लॉय करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप खुद सोच सकते हैं, खुद आप अपनी प्रायोरिटाइज़ेशन बना सकते हैं कि आप किन लिंक्स को ज़्यादा थॉरोली चेक करेंगे। तो जिन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा हो उनको ज़्यादा चेक किया जाए, तो वो एक सादा-सा एक वो बनता है। या अगर आपको ट्रेन रेफ़रेंस का थोड़ा-सा आइडिया है, तो जहाँ पे ट्रेन रेफ़रेंस कम है, जो लिंक आपके आम से हैं, आप उस अ, जिन लिंक्स के ऊपर आपके ख़्याल में मल्टीपल ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, उन लिंक्स को फिर आप जो है वो बना सकते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा वक़्त अपना लगाएँ आप, यानी उन लिंक्स को देखें कि जिन लिंक्स में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ़ अर्थ रेडियस फैक्टर की बेस पे नहीं करते हैं। हम साइट 1 एंटीना हाइट फिक्स या साइट 2 एंटीना हाइट फिक्स करके भी देख सकते हैं कि दूसरे एंटीना के साथ क्या होता है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर इसमें फिर के की वैल्यू चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर देखते हैं। टाइटल वेरिएशन पे भी मैं आऊँगा इंशाल्लाह, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। टाइटल वेरिएशन भी जो है वो यहाँ से देखी जा सकती है। ये जो मॉड्यूल है ये टाइटल वेरिएशंस के बारे में भी बताता है। पोलराइज़ेशन आपने क्या रखनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। वर्टिकल, हॉरिज़ॉन्टल 2 ही हमारे पास चलती हैं ज़्यादा। अच्छा, ये आपके डिस्पर्शन एनालिसिस इसका चूँकि ये साथ-साथ करेगा, तो कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पे अगर रखना चाहते हैं, इसके अंदर चेंज करना चाहते हैं, अभी तो वही वाली बात है कि मैं आपको नहीं वो करूँगा। ये जितनी ब्लू चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि कैलकुलेट होती हैं और ये जो है ये आप चेंज करते हैं। जैसे देखिए, ये जब मैंने इसको चेंज किया तो यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई। इसको हम चेंज अगर करेंगे तो अच्छा नहीं, अभी तो ये TR है, ठीक है, ये तो खैर यहाँ से चेंज होता है। लेकिन आप इसमें एंटीना की बीम विड्थ चेंज कर सकते हैं, आप एंटीना हाइट चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, अर्थ की जो रेडियस फैक्टर की जो मेन वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। हम तो चूँकि यहाँ पे वेरिएबल अर्थ फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, मतलब हम एंटीना डाउन टिल्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। अब वही वाली बात जो शुरू में मैं कर रहा था, यानी वही वाली बात आ गई है कि देखें, एंटीना डाउन टिल्ट इसमें एक चीज़ होती है, ट्रेन रफनेस इसमें एक चीज़ होती है, ग्राउंड कवर। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में डालना चला जाऊँ तो ये वीडियो जो है ये पढ़ते-पढ़ते 2.5-3 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको मैं एक समझें कि हम एक बेसिक किस्म के लेवल तक ही रहेंगे। आप इस पे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके रिक्वायरमेंट की बेस पे फिर इस वीडियो में और चीज़ें भी फिर ऐड करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी फिर सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँ, मल्टीपल वीडियोज़ बनाऊँ। अगली वीडियो में मैं आपको एक नया फ्लेवर डाल के इसमें दिखाऊँ। तो इस तरह से बहरहाल कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा इसको इंटरैक्टिव करें ताकि आप लोग कुछ सवाल करें, उन सवालात की बेस पे मैं इन वीडियोज़ को थोड़ा-सा और बेहतर करूँ। क्योंकि अगर मैं इसको बिल्कुल एक पॉइंट बाय पॉइंट अगर मैं अपने पास लिख लूँ और मैं अगर आपको सारे पॉइंट बताने शुरू कर दूँ, जैसे मैंने कहा कि
5-6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, फिर वो किसी आदमी के इतना फ़ायदे की नहीं रहेगी। कौन उसको फ़ॉलो करेगा बैठ के कि जी मैंने क्या चीज़ कहाँ पे बताई है। तो 6 घंटे की वीडियो में किसी का ज़्यादा वो भी नहीं हो पाता। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो छोटी से छोटी हों। शुरू में तो मैंने 10 मिनट 15 मिनट में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 10-15 मिनट में भी आप नहीं कुछ बता सकते हैं। और थोड़ा-सा चूँकि मैं टिप्स देने के मूड में फ़ौरन आ जाता हूँ, तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम इसको थोड़ा-सा दोबारा कट शॉर्ट करते हैं। तो आप अच्छा मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ ताकि हम उसको लेके फिर थोड़ा-सा वो करें। ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक ग्राफ बन गया, थोड़ा-सा लग रहा है। तो अच्छा, स्पेस डाइवर्सिटी प्लानिंग जो है ये ग्रे हुआ है। ये मैंने पूछा था, किसी को अंदाज़ा होगा, और सादा-सा इसका जवाब है उसको ये है कि चूँकि अभी हम सिर्फ एक ही एंटीना पे हैं, चूँकि हम एक ही एंटीना पे हैं तो इसलिए ये इलाका ग्रे हो गया। जैसे हम एक और एंटीना ऐड करेंगे ये इलाका एक्टिव हो जाएगा। स्टार्ट अर्थ रेडियस को आप 0 के बहुत करीब लेके जा सकते हैं, 0 पे ये नहीं आएगा। तो इसमें भी आप ये देखें कि ये वैल्यूज़ यहाँ से आगे इसने कैलकुलेट ये नहीं कर सका। इसको अगर मैं 0.1 करूँ तो भी नहीं कर सका, यानी ये 0.1 से भी ऊपर है, 0.15 के करीब किसी वैल्यू पे है ये। तो और उसकी मेन वजह ये है कि हमारा आम तौर पे तो जब मैं हम कहता हूँ तो मसलन जैसे मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तो ये इंडिया पाकिस्तान जो ये ट्रॉपिकल इलाका है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी गर्मी नहीं पड़ती है। हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है वो प्लस में काफ़ी हाई रहता है, यानी 25-30 हमारे यहाँ एवरेज टेम्परेचर होता है हर वक्त। रात में भी बहुत लो नहीं जाता है बहुत जगहों पे, दिन में बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं जाता है। इसलिए 1.33 जो है वो हमारे लिए बड़ी टिपिकल वैल्यू होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल वैल्यू होती है। 1.33 के ऊपर हम अपने बहुत सारे लिंक्स आंखें बंद करके प्लान कर सकते हैं, ये जो 1.33 की वैल्यू है। और अगर ये नीचे जाएगी भी तो हम बहरहाल 0.7 से नीचे नहीं, 0.7 जो है ये पाथ लॉस का भी डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए हम इसको 0.7 पर ही रखते हैं। आप अगर किसी ठंडे इलाके से हैं, आपके इलाके में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो आपका एवरेज टेम्परेचर अगर बहुत नीचे रहता है, अगर आपकी एवरेज के वैल्यू आमतौर पे बहुत नीचे रहती है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने एवरेज के वैल्यू के लिहाज से इसको देखें। तो इस वीडियो में से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एग्जैक्ट वर्बेटिम ना लें, इसकी एग्जैक्ट एक-एक वर्ड को उसी तरह से ना लें, आप इसमें से कंसेप्ट निकालने की कोशिश करें। यानी जैसे मैं इसको अभी जो कर रहा हूँ प्लान, मैं इसको 1.33 को अपना फोकस रख रहा हूँ। आप जब इसको प्लान करें तो आप 1.33 को फोकस ना रखें, आप नीचे की तरफ जाएँ और आप नीचे की तरफ जाके देखें कि जी आप के लिए किस जगह के ऊपर इसको प्लान करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो स्टार्टिंग आ गई, इसकी एंडिंग आ गई, एंडिंग से हमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, इतनी हाई वैल्यू के की जाती नहीं है। अभी चूँकि हमारे पास एक ही एंटीना है तो ये एंटीना हाइट्स हमारे पास लगी हुई है, कैलकुलेशन भी एक एंटीने पे एक ही हो सकती है। इसे कैलकुलेशन डिलीट हो जाती है, इसे कैलकुलेशन दोबारा आ जाती है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि चलिए हम एक एंटीना पे भी हम कुछ कर सकते हैं, मसलन एक एंटीना हमारे लिए किसी काम का होता है। तो जैसे मैं इस एंटीने की वैल्यू को कम करता हूँ, तो आपको महसूस हो रहा होगा कि शायद ये सिर्फ दाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि अगर आपको मैं कहूँ, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सिर्फ दाईं तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, थोड़ी सी इनकी स्पेसिंग भी बढ़ती जा रही है। अब अगर मैं दूसरे एंटीना को भी नीचे करता हूँ तो अब ये फिर दाएं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और अब अगर आप फिर दोबारा थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी आपस की स्पेसिंग और बढ़ती जा रही है। यानी अब हमारे पास, मैं अगर इसको बहुत नीचे कर दूँ, अब मेरे पास सिर्फ दो इसके ये नल मेरे पास आए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 1.33 के ऊपर मेरे पास एक काफ़ी बड़ा
सीधा इलाका आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसकी और बताता चलूँ। इसको तो हम अभी यानी ये चीज़ें तो चूँकि दोबारा हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब आपको एक जब मैंने बहुत बड़ा एक अचानक चेंज लाया तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा 2 से बिल्कुल ही ये 5 हो गए। अच्छा, ये जो अर्थ रेडियस फैक्टर होता है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट भी होता है। देखिए, मैं 18 गीगाहर्ट्ज़ पे चला गया तो इस लिंक के ऊपर इतने सारे नल्स आ गए। इसको मैं 1 गीगाहर्ट्ज़ पे अगर ले जाऊँ तो ये देखें, ये बिल्कुल ही फ्लैट हो गया है। ये बहुत ही बेहतरीन, यानी एकदम। हम इसको अगर पीछे भी ले जाएँ तो ये एक जगह पे एक छोटा-सा यहाँ पे एक नल दे रहा है ये, लेकिन इसकी एंड भी फ्लैट है और एक बहुत बड़ा फ्लैट रीजन हमारे पास है। तो यानी इससे हमने ये देखा कि ये जो हमारा अर्थ रेडियस फैक्टर होता है तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है बहुत ज़्यादा। और वैसे तो ये लिंक काफ़ी बड़ा 21 किलोमीटर का है। अगर ये लिंक थोड़ा सा छोटा होता तो ये चीज़ और फ्लैट हो जाती, यानी ये और बेहतर हो जाता। इसलिए छोटे साइज़ के लिंक जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जितने आप लिंक बड़े करते जाते हैं लिंक की स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। इसी तरह लो फ्रीक्वेंसी के लिंक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी के लिंक्स की स्टेबिलिटी जो है वो वेदर के लिहाज से और कम होती जाती है। और वैसे भी 10 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर तो रेन इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हम फिर वापस चले जाते हैं अपनी कहानी में, क्योंकि मैं तो हर वक्त नई कहानी में जाता रहूँगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा, हम मेरी जो पिछली वीडियो जिसे हम रे ट्रेसिंग की बात करते थे उसमें भी हमने ये देखा था कि जब हम एंटीनास नीचे करते हैं तो मल्टीपाथ इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है। और अगर एक नीचे एक ऊपर करते हैं तो उससे भी, जैसे एक को अगर मैं 20 और एक को अगर मैं 40 कर दूँ तो भी एक अच्छी पिक्चर है, इतनी बुरी पिक्चर नहीं है। तो एंटीना नीचे करने से एक तो एंटीना नीचे करने से हमें फ़ायदा मिलता है, लेकिन जैसे मेरी उस पे एक बड़ा अच्छा किसी ने कमेंट किया जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसी से एक इंटरेक्शन आपकी बढ़ती है कि उसने कहा कि जी आप बहुत नीचे नहीं कर सकते हैं। खैर उसने उसमें अर्थ के फैक्टर यानी अर्थ बंच को रीज़न बना लिया था, तो मैं उसको भी थोड़ा सा मैंने करेक्ट करने की कोशिश की थी खैर वहाँ पे। लेकिन आपको मैं वो देता हूँ कि देखिए, इसको नीचे करने से अर्थ बल्ज का इफ़ेक्ट नहीं आएगा एक लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ बल्ज ही को तो हम यहाँ पे मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू क्या है, ये के जो है ये अर्थ बल्ज है, यानी मतलब तो हम अर्थ बल्ज ही को तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम अर्थ बल्ज का डर नहीं होता है। एंटीना नीचे करने में अर्थ बल्ज का कोई डर नहीं होता है। एंटीना नीचे करने में हमें ये डर होता है, इसको मैं ज़रा 1 मिनट बंद करता हूँ और ये हमारा पाथ आ गया, ठीक है। अब मसला ये है कि ये पाथ लॉस ने जो है वो SRTM फाइलों से उठाया है। अब वैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, यानी थोड़ा सा मजाक ही समझ लें, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे कोई टावर बनाया हुआ है जो कि एक अच्छी खासी हाइट का है और हमारी बिल्कुल ऊपर तक वो आ रहा है, तो वो टावर यहाँ पे तो हमें ना वो हमें नज़र आ रहा है, ना वो पाथ लॉस को नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है वो तो नहीं हम इसमें प्लान कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात कहने की कोशिश की थी, समझाने की। देखिए, इसके अंदर आप जितना आइडिया, जितना चीज़ डालेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप यहाँ पे अगर कोई टावर या कोई स्ट्रक्चर या कोई वेजिटेशन है वो अगर ऐड कर देंगे तो पाथ लॉस आपको एक अच्छा लिंक प्लान कर देगा उसकी बेस पे।
एक अच्छा लिंक प्लान करने के लिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हमारी अब ये जो वैल्यू है ये तो सिंपल अर्थ रेडियस के ऊपर है, लेकिन इसमें कोई फिजिकल चीज़ अगर वहाँ पे अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू इसमें नहीं आ रही है। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम ये करते हैं कि हम ट्रांजिशन एनालिसिस में चले जाते हैं। ये हमारा है, ये हमारा लिंक है। वैसे ये लिंक अभी भी इतना बुरा नहीं है, ये एनुअल रिलायबिलिटी बहुत ही इसकी अच्छी है। मल्टी पाथ में ये 44 मिनट की हमें आउटेज दे रहा है पूरे साल में। 4-9 जो है वो हम अचीव कर रहे हैं, तो ठीक है, यानी मैं इसको कोई अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, हम इससे बेहतर भी कर सकते हैं अगर हमने करना है। तो अब हम ये तो मैंने चूँकि अपनी तरफ से कुछ चीज़ें डाल के सेटअप किया हुआ था। तो अब हम फ़र्ज़ करें, एज्यूम करते हैं कि ठीक है, हमारे पास ये जो गिवन कंडीशंस है ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है, यही माइक्रोवेव लगा हुआ है, वही एंटीना लगा हुआ है और हम इसमें एक एंटीना ऐड कर सकते हैं। 50 मीटर में बड़ा एंटीना लगा हुआ है, तो मैं इसमें एक डाइवर्सिटी एंटीना ऐड कर देता हूँ। तो अब हम स्पेस डाइवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, इसने जो है वो डाइवर्सिटी एंटीना की पुरानी वैल्यूज़, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई थी, तो इसने ये पुरानी वैल्यूज़ उठा ली हैं। हमने ये वैल्यूज़ अभी कैलकुलेट करनी है। तो अभी हमने देखा कि हम 4-9 पे थे, 99.99। अभी हमने देखा कि हम 4-9 से ऑटोमेटिकली 5-9 पर आ गए हैं और हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस इम्प्रूवमेंट फैक्टर भी है, क्योंकि ये हमने 10-10 मीटर के फ़र्क के ऊपर एंटीने लगा दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू अब इसमें आप ये देखें तो ये 5-9 पे पहुँच गया है और ये आपको ये बता रहा है कि 1 साल में 1 मिनट के करीब की आउटेज आएगी। लेकिन इस ये वैसे तो एक कस्टमर को दिया जा सकता है, कस्टमर इसको देख लेगा, कस्टमर हो सकता है इसको मान भी ले। लेकिन अभी हमने इस हाइट्स को रिफ्लेक्टिव प्लेन के ऊपर वेरीफाई नहीं किया हुआ है। आपको एक बात बताऊँ कि जैसे मसलन पाथ लॉस जो है वो कुछ चीज़ें निकालता है जो कि देखिए, ये सारी जो है ना, ये एक प्रेडिक्शन है, ठीक है? आप यहाँ पे अगर ये देखें तो ये जो एनुअल अवेलेबिलिटी है, अगर आप इसके पीछे जाएँगे इंशाल्लाह, जब मैं अपनी और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और मैं टेक्निकल इस पे चीज़ें वगैरह आपको बना के दूँगा। ये वीकांड्स और बर्नेट का नाम यहाँ लिखा हुआ है। ये वीकांड्स और बर्नेट की प्रेडिक्शन के ऊपर है, यानी इस सिचुएशन में एक प्रेडिक्शन की गई है। ये प्रेडिक्शन सिर्फ नंबर्स के ऊपर की जाती है। जब हम यहाँ पे जाके और मैं पहले रिफाइन प्लेन कर लूँ, रिफाइन प्लेन के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा कोई वीडियो बना के बताऊंगा कि ये क्या होता है। जब हम यहाँ पे जाके और जब हम इन चीज़ों को भी फाइन ट्यून करते हैं, तो जो वैल्यूज़ पाथ लॉस ने वहाँ पे दी होती हैं, हम उन वैल्यूज़ को फील्ड में और इम्प्रूव कर रहे होते हैं। बाद औक़ात क्या होता है कि हम एक लिंक देखते हैं, उस लिंक के ऊपर पाथ लॉस हमें बताता है कि जिस लिंक के ऊपर एज़ पर द नॉर्मल फार्मूलाज़ इसके ऊपर 100% अवेलेबिलिटी हमारी रहेगी, लेकिन वो लिंक फ़र्ज़ कर लें फ्लक्चुएट करता है। उसकी वजह ये होती है कि किसी बंदे ने उस लिंक को प्लान तो किया और उसने उसकी प्लानिंग में 100 का नंबर उसने ला दिया और बस उसने 100 का नंबर ला के छोड़ दिया। उसने ये नहीं देखा कि बाकी चीज़ें आपस में किस तरह से कोरिलेट हो रही हैं। तो वो मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, क्योंकि
पाथ लॉस कोई डायनामिक नंबर्स नहीं दे सकता है, मतलब यहाँ पे हम कुछ डायनामिक चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वहाँ पे तो हमने देख लिया कि अगर आप जैसे जैसे फासला बढ़ाते जाते हैं, एसटी इम्प्रूवमेंट फैक्टर बढ़ता जाएगा, इम्प्रूवमेंट फैक्टर बढ़ता जाएगा, तो आपकी टोटल अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये जो आपको याद होगा, ये तो हमारा पुराना वो है, जिसको भी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, सिंगल एंटीना। अब हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंटीना नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे ये तीनों एंटीनाज देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम फ्री कैलकुलेशन मोड में जाके भी फ्री कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, यानी लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप इन्हीं के अंदर रह के करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम एक को निकाल देते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। अब फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में जो है वो साइट 1 और 2 की मेन एंटीना हाइट है, यानी कि ये जो आपको ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसमें एज्यूम किया जा रहा है कि साइट 1 के ऊपर एंटीना भी 50 पे है और साइट 2 के ऊपर एंटीना भी 50 पे है, यानी अपनी मेन एंटीना हाइट्स पे है। और जब के फैक्टर चेंज होता है तो हमारा जो रिसीव सिग्नल लेवल है उसमें इतनी वेरिएशन आती है। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर हम के की वैल्यू 1.33 हो तो हमारा रिसीव लेवल जो है वो नॉर्मल से भी 4 dB ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब वो कम होते होते 1 के करीब जब आता है 1, तो ये -16 dB नीचे चला जाएगा। यानी फ़र्ज़ करेंगे अगर आपका फेड मार्जिन किसी वजह से, मसलन अगर आपका लिंक का फेड मार्जिन ही अगर 16 dB था, तो आपका सारा का सारा फेड मार्जिन जो है वो चला जाएगा और लिंक जो है वो आउटेज में चला जाएगा, यानी लिंक अपने बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाएगा और आपको ज़्यादा एरर्स आना शुरू हो जाएंगी। तो 1.33 से जब 1 की तरफ ये शिफ्ट होगा तो आपको फ्लक्चुएशंस आएंगी इस लिंक के ऊपर। ये ग्राफ जो है, ये हमें ये ग्राफ ये वाली बात हमें बताता है कि इन एंटीना हाइट्स के ऊपर के की डिफरेंट वैल्यूज़ से ये फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो हमने नंबर 3 बनाया है, इसमें साइट 2 के ऊपर तो एंटीना वहीं का वहीं है, साइट 1 के ऊपर हमने अब डाइवर्सिटी एंटीना, यानी यहाँ पे हमने जो एंटीना है वो 40 मीटर वाला, अब हम उसका इफेक्ट अब देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब के की वैल्यू 1.33 पे जाती है तो उस वक्त इसकी वैल्यू भी तकरीबन एक अच्छी खासी होती है और ये भी एक अच्छी वैल्यू पे होता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आपके ख्याल में ये एक अच्छा ग्राफ है, यानी ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। हम तीसरा ग्राफ भी ले आते हैं और हम उसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब आप मुझे इस दौरान, जब मैं अभी आपको खैर इन सवालों का जवाब तो इसी वीडियो में ही दे दूँगा, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये एक अच्छा, यानी हमारे पास ये एक अच्छा सलूशन आपको लग रहा है, जिसमें सारे ग्राफ तकरीबन एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं, यानी 1.33 की जो वैल्यू है, जो कि हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यू होती है 99% ऑफ द टाइम, क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये पाथ लॉस जो है, वैसे ये आपके कोऑर्डिनेट्स और आपके रीजन की बेस पे पाथ लॉस का डाटा होता है के की वैल्यू का, और वो उसकी बेस पे ये वैल्यू निकालता है। तो वो भी हम अपनी किसी अगली वीडियो में देखेंगे कि वो क्या डाटा बेस होता है, क्या उसका तरीका होता है। लेकिन जनरली जैसे मैंने कहता है, हम ट्रॉपिकल इलाके में रहते हैं तो यहाँ पे के की वैल्यू आमतौर पर 1.33 रहती है। तो मेन और डाइवर्सिटी इन सबको अगर हम 1.33 पे रखें तो ये आपके ख्याल में एक अच्छा सलूशन होगा। मैं इस पे रिवाइज एंटीना हाइड्स करता हूँ, सेव करता हूँ इसको, और मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ डिज़ाइन में। तो ये डिज़ाइन में बड़ा अच्छा लग रहा है, यानी मसलन डिज़ाइन ने हमें कुछ नहीं इसके बारे में बताया। हम चूँकि थोड़ा सा हमने एंटीना हाइट्स कम कर दिया, एसटी इम्प्रूवमेंट फैक्टर थोड़ा सा ख़राब हो गया, इस वजह से ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा है आपको। लेकिन यानी कहने का मतलब है कि डिज़ाइन हमें यहाँ पे कोई इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताता है कि जी जो हमने जो ग्राफ वहाँ पे हासिल किए हैं, क्या उन ग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मसलन वो हमें यहाँ से नज़र नहीं आता है। जो मेरा
पिछला पॉइंट था जो कि आपको इंशाल्लाह अभी समझ में आ जाएगा कि देखें ये मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि इस ग्राफ को समझते किस तरह से हैं। ये जो है ये आपका मेन ग्राफ है लाल वाला, ये आपकी मेन एंटीना के ऊपर रिसीविंग हो रही है। तो आप जब 1.33 पे होते हैं तो आपका मेन एंटीना फुल रिसीव कर रहा है। लेकिन अब अगर हम इसी ग्राफ को ले लें, अगर फर्ज कर लें के की वैल्यू चेंज होती है, के की वैल्यू जब यहाँ पे 1.2 या 1.1 के करीब जब इस जगह पे आती है तो हमारे सारे एंटीनों में एक 16 टीबी की डिग्रेडेशन आ जाएगी, 20 टीबी की तकरीबन 4 से ये -16 पे आ जाएगा। यानी हमारे पास एक फ्लक्चुएशन आ जाएगी, इस एसटी लिंक के होते हुए भी आ जाएगी। ये एसटी लिंक हमें उस फ्लक्चुएशन से नहीं बचा सकेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम आते हैं थोड़ा सा इस तरफ, इसकी वैल्यू को मैं उठा के 1.33 पे ले आता हूँ और इस तरफ इसकी वैल्यू को भी मैं उठा के तकरीबन 1.33 पे ले आता हूँ। अब आप इस ग्राफ को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब के की वैल्यू 1.33 पे होगी, हमारे दोनों मेन एंटीने आपस में फुल नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो डाइवर्सिटी पे हमारे पास तकरीबन 20 टीबी का जो एक नल जो डाइवर्सिटी पे आ रहा है, ये जो नल है ना, ये 1.33 का नल इस मेन पे नहीं आना चाहिए, यानी कोशिश करनी चाहिए मेन पे ना आए, और जहाँ पे ये मेन पर आए वहाँ पे ये डाइवर्सिटी पे ना हो। तो अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पे ये मेन का नल आता है, यहाँ पे डाइवर्सिटी अपनी तकरीबन पीक पर है, ये मेन का नल है, डाइवर्सिटी अपनी पीक पर है, ये मेन का नल डाइवर्सिटी तकरीबन पीक पर है, ये मेन का नल डाइवर्सिटी काफ़ी हाई है। यहाँ पे जाके इतनी बड़ी वैल्यूज़ के साथ हम इंटरेस्टेड भी नहीं है वैसे भी, तो बड़ी वैल्यू के ऊपर, इतनी बड़ी वैल्यू पे चूँकि के आमतौर पे जाता नहीं है, के जो है वो बहुत ऊपर जाएगा नहीं। तो इस तरह से इस ग्राफ को इंटरप्रेट किया जाता है और इस तरह से इस ग्राफ को कॉन्फ़िगर किया जाता है कि आपने मेन और डाइवर्सिटी के दरमियान एक बेहतरीन किस्म का फ़र्क डालने की कोशिश करें कि जिस वक्त मेन मैक्सिमम रिसीव कर रहा हो, ये रिलेटिव सिग्नल लेवल है ना, जब मेन पे अगर फ़र्ज़ कर लें कि मेन पे अगर -40 रिसीव हो रहा है तो इन पे -60 रिसीव होगा, और जब मेन पे -60 रिसीव हो रहा होगा, जब मेन तरफ प्रॉब्लम में जाएगा तो फिर ये -40 पे आ जाएंगे। तो आपकी जो पीछे लॉजिक है आपकी एसडी की, जो आपने स्पेस डाइवर्सिटी के साथ आपने अगर कोई अच्छा लिंक बनाया है, क्योंकि अच्छा इसमें एक डिबेट कर दूँ कि ये चीज़ें इक्विपमेंट हार्डवेयर पे भी हैं। अगर आपने कोई सादा सा हार्डवेयर लगाया, सादा सा हार्डवेयर जो है वो स्पेस डाइवर्सिटी का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी में आपको स्विचिंग भी करनी होती है मेन से डाइवर्सिटी के दरमियान। तो वो स्विचिंग जो है वो जितना ज़्यादा आप एक डिफरेंस डालेंगे, उस स्विचिंग लॉजिक के लिए वो स्विचिंग उतनी आसान हो जाएगी, वरना अगर इतना डिफरेंस नहीं होगा तो अगर कोई बहुत अच्छा सिस्टम वो नहीं है तो वो स्विचिंग में भी प्रॉब्लम करेगा, आपको फिर स्विचिंग के एरर्स भी आ सकते हैं। यानी मतलब ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे बड़ा अच्छा लिंक प्लान कर दें, लेकिन अगर आपका हार्डवेयर इसको सपोर्ट नहीं करता अच्छी तरह से तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। खैर वो एक अलग एक बहुत लंबा कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम अच्छा, जब आप एक चीज़ के साथ फाइन हो जाते हैं, आप कहते हैं जी ये नंबर्स मेरे लिए ठीक हैं, तो आप रिवाइज एंटीना हाइट्स को क्लिक करें, तो क्योंकि अभी ये टेम्परेरी नंबर थे, ये सिर्फ यहीं तक थे, ये इसने एक्चुअल एंटीना हाइट्स को रिवाइज नहीं किया था, क्योंकि हम इसको मुसलसल चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम इसको और चेंज कर देते हैं, तो इसलिए ये एंटीना हाइट्स को पीछे रिवाइज नहीं करती जब तक कि हम इसको एक्सप्लिसिटली ये ना बोलें कि जी आप एंटीना हाइट्स को रिवाइज कर दें। तो अब हम एनालिसिस करते हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम फिर एक अच्छी जगह पे आ गए, यानी हमने एक एसटी इम्प्रूवमेंट फैक्टर जो है वो भी ले लिया, 99.99959 हमने अचीव कर लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट के लिए मैं आपको दोबारा थोड़ा सा दिखा दूँ कि इनको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है,
अभी आप देखिएगा कि आपको मैं यानी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम पहले के मुकाबले में थोड़ी-सी बैड सिचुएशन में चले गए, जो कि अभी मैं आपको चूँकि समझाया कि अ, कि जब 1.33 से वैल्यू जब 2 के करीब जाएगी, तो ये सारे एंटीने एक साथ इस नल पे चले जाएँगे। तो चांस आपका बढ़ जाएगा कि आपको इसमें कोई इश्यू आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएँ, यहाँ पे हमारा एनर्जी इम्प्रूवमेंट फैक्टर और बढ़ गया। यहाँ पे हम 5/9 से 6/9 पे चले गए। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है वो उसके फार्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं। वो फार्मूला बेस्ड होती है। अब फार्मूला ये कहता है कि जी आपकी जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, एनर्जी इम्प्रूवमेंट फैक्टर बढ़ता जाएगा। जितना वो फैक्टर बढ़ता जाएगा, आपकी मल्टी पाथ इम्प्रूव होती जाएगी। और फार्मूला अपनी जगह पे बिल्कुल गलत नहीं कहता है। लेकिन फार्मूला ये जो डायनामिक्स हैं मल्टीपाथ के, फार्मूला इन डायनामिक्स को हम फार्मूले में नहीं डाल सकते हैं। यानी ये चीज़ डालना फार्मूले में, ये रखना कि जी जब एक वैल्यू यहाँ पर है, जब एक नल यहाँ पे, दूसरा नल कहाँ पर है, इससे ये फार्मूला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं इसको और नीचे ले जाता हूँ, लेकिन हम इसको लेके जाते हैं अपनी मर्ज़ी की जगह पे, यहाँ पे। और इसी तरह से मैं इस ग्रीन वाले को भी और नीचे ले जाता हूँ। तो हम इसको भी यहाँ पे ले गए और मैंने फिर रिवाइज एंटीना हाइड कर ली। तो अब यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने एक अच्छी ऑप्टिमाइज़ेशन की हुई है। यहाँ पे जो मेन का जो नल है और जो डाइवर्सिटी के नल हैं वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। हाँ, बहुत हाई वैल्यू पे करते हैं और लो वैल्यूज़ पे भी करेंगे। लो वैल्यूज़ को भी मैं नहीं जाता उस पे, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 2 लो वैल्यूज़ पे भी करेंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू ये 1.33 और उसके करीब-करीब की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा मेन और डाइवर्सिटी जो है ये बिल्कुल अलग-अलग जगहों पर है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ये और इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये 99.99 ही था खैर। तो कहने का मतलब बहरहाल ये है कि जब आप चेंज करते जाते हैं एंटीना की वैल्यूज़, यहाँ पे हमने 200 को हिट कर दिया। ये जो एनर्जी इम्प्रूवमेंट फैक्टर है ये 200 से ज़्यादा नहीं होता है, यानी ये 200 ही हो सकता है। तो हमें जो है वो एक पाथ में मैक्सिमम को हमने टच कर लिया है। क्योंकि ये देखें यहाँ पे 19 मीटर की डिफरेंस है, यहाँ पे 14 मीटर का डिफरेंस है। अगर हम इन डिफरेंसेस को ये 14 मीटर वाला है, इसको भी अगर हम इकतीस के पास ले जाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये दोनों जो है ये तकरीबन 200 मीटर के करीब आ गए। तो खैर कहने का मतलब ये था कि इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो दे के और डिफरेंट वैल्यूज़ की बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारी एसटी जो है वो कितनी इम्प्रूव होती है। और इस पूरे से यानी इसको मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर दूँ, थोड़ा सा समराइज कर दूँ, तो हमने इस वीडियो में ये देखा पहले तो कि हम ये जो रिफ्लेक्टिव प्लेन को यूज़ करते हुए किस तरह से एसटी प्लान कर सकते हैं। तो एसटी प्लान करने का एक और तरीका जो है वो रे ट्रेसिंग का भी है, जो कि मैंने रे ट्रेसिंग तो एक और वीडियो में बताई है, लेकिन मैं उसका वो तरीका इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। तो एक चीज़ तो ये होती है कि जो एंटीना सेपरेशन है मेन और डाइवर्सिटी की, वो जितनी आप बढ़ाते जाएँगे, उससे आपका एसटी इम्प्रूवमेंट फैक्टर बढ़ता जाता है। लेकिन मैंने बताया कि वो भी बढ़ाने के भी लिमिट्स होती हैं, तो आपको उन लिमिट्स के अंदर रहना चाहिए। यानी ये ना हो कि आप वो इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि वो अपनी नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाए। इसकी कुछ और टेक्निकल लिमिट्स भी होती हैं,
वो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे कि हम एक ख़ास लेवल से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसमें कोई 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप इतनी ज़्यादा सेपरेशन नहीं डाल सकते हैं। बस फ्रीक्वेंसी अगर सेपरेशन डालेंगे तो फिर आपका मेन से एसटी के ऊपर जो लिंक स्विच कर रहा होगा तो वो स्विच के दरमियान ही जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो जैसे ये जो वैल्यूज़ हैं ये खुद भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप एक वैल्यू दे सकते हैं इसको, काफ़ी बड़ी वैल्यू जो है वो 10 मीटर, 15 मीटर का डिफरेंस जो है वो एंटीनास के बीच में डाला जा सकता है। जितना ज़्यादा एंटीना में सेपरेशन डालेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फैक्टर आपका बढ़ता जाएगा। और पाथ लॉस का ये जो मेन ट्रांसमिशन लॉसेस है ये जनरली ये क्रूड वैल्यूज़ के ऊपर ही काम करता है। यानी मसलन कि आप जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाते जाते हैं उसी लिहाज से यहाँ पे वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती है और आप इस तरह से अपना एसटी का इम्प्रूवमेंट फैक्टर जो है वो बढ़ा लेते हैं। और जो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी कि जब आप एनालाइज करते हैं रेट रेस रिफ्लेक्टिव प्लेन को यूज़ करते हुए तो हमारी कोशिश उसमें ये होनी चाहिए कि आपका जो मेन एंटीना है और जो डाइवर्सिटी एंटीना है इनके जो नल्स हैं वो कोइंसाइड ना करें और 1.33 पे आपका जो है वो मेन ही चल रहा हो। मेन के ऊपर ही आपकी जो है वो सारी मेन के ऊपर आपको मैक्सिमम रिसीव हो रहा हो ताकि आपका मेन लिंक ही आमतौर पे चले। अगर आप किसी और रीजन के हैं और 1.33 से आप आपके इलाके का, आपके रीजन का वो नहीं है एवरेज, तो आपका जो भी एवरेज है उस लिहाज से जो नंबर है, जो के की आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू रहती है सबसे ज़्यादा टाइम तक, आपको ये इतनी सारी प्लानिंग उस वैल्यू के ऊपर करनी चाहिए जो कि आपकी एवरेज के की वैल्यू है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये के की वैल्यू कहाँ से निकलती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि बीच में मैंने जो है वो काफ़ी इसको खुद ही लंबा कर दिया, बहुत सारी बातें इसमें ऐड कर करके। इरादा मेरा यही था कि मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर प्लान का तरीका थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन खैर मैं अपनी टिप्स दे के और साथ उसके मैं खैर बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें मैंने ऐड कर दी। तो उम्मीद है आपने इससे बहुत चीज़ें लर्न भी की होंगी। फिर जब चीज़ें ऐड हुई हैं तो आपने लर्न की होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब मुझसे थोड़ा-सा इंटरैक्टिव रब्ता करें ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें मेरे पास आप लोगों की कुछ फीडबैक्स हों। जैसे मुझे कोई फीडबैक मिलती है तो मैं फिर उस फीडबैक को अपनी वीडियो में थोड़ा-सा यूज़ करता हूँ, वरना मैं आपको अपनी तरफ से वीडियोज़ बना के दे सकता हूँ। यानी वो फिर वीडियो जो है वो फिर पूरा का पूरा यानी वो एक मेरा कांसेप्ट होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँगा। अगर आप उसमें अपनी थोड़ी-सी एक फीडबैक डालेंगे तो वो आपको भी फ़ायदा करेगी। यानी फिर मैं उसके लिहाज से अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट लिंक है तो उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दें, तो मैं उसको चेक करके इसके ऊपर डाल दूँगा। तो बहरहाल आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आपको कोई सवाल हैं कमेंट्स करें और इंशाअल्लाह कोशिश हम करेंगे इसमें और अच्छी चीज़ें डालें। एक ये वादा था काफ़ी पुराना एसटी का, तो देखता हूँ कितना मुझे इस पे फीडबैक आती है। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कहा था, तो अब कितने लोग इस पे क्या फीडबैक देते हैं। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।